नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल विधानसभा में बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल सत्र का आयोजन किया गया। इसमें बाल विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से जुड़े कई सवाल पूछे। इनका जवाब संबंधित विभागों के बाल मंत्रियों ने दिया। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। बाल सत्र को लेकर अप्रैल महीने से ही तैयारियां चल रही थी। देश भर के 1108 बच्चों में से 68 बाल विधायक चुने गए हैं। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, विधायक और सचिव चुने गए। कुछ बाल विधायक सत्ता पक्ष और कुछ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस सत्र के बहाने बाल विधायकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी खोली। ज्यादातर बच्चों ने शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े टीचरों और डॉक्टरों से जुड़े सवाल सदन में पूछे। इनका संबंधित विभागों के बाल मंत्रियों से सदे हुए अंदाज में जवाब दिया। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि किस साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुलाकात हुई सभी से और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है। इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब बच्चों की अभिव्यक्ति से देख लीजिए, ऐसा लगता है बच्चों के अंदर ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है, परिपक्वता की कोई ऐसी कमी नहीं है। जब बच्चे इस तरह के होंगे तो समाज भी और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा और समाज सशक्त हो तो राजनीति आवश्यक तौर पर सशक्त होगी और सरकारें अपने आप जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करेगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। जिस प्रकार स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आ रही थी कि हाँ, मैं सच की मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ। ऐसे सत्र होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। ये बच्चों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का और जिस प्रकार स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीजों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों के भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने जरूरी हैं समाज के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल के नूरपुर जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचकर 2 जिला पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया। पहला संगठनात्मक जिला नूरपुर का कार्यालय और दूसरा कार्यालय संगठनात्मक जिला पालमपुर का है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिला नूरपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने दोनों जिला कार्यालयों की पट्टिकाओं का अनावरण किया और दोनों कार्यालय कार्यकर्ताओं को अर्पित किए।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नूरपुर के जसूर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चर्चा की थी कि बीजेपी के अपने कार्यालय बनने चाहिए। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तुरंत उसके ऊपर योजना बनाई और आज पूरे देश भर में प्रदेश और जिला स्तर के कार्यालय खुल रहे हैं। देश में 887 कार्यालयों की रचना हो गई है और 502 कार्यालय बन के तैयार हो गए हैं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि आज बीजेपी के कार्यकर्ता की छाती चौड़ी हो गई है जब ये चर्चा होती है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं। उन्होंने कांग्रेस कालखंड और बीजेपी के कालखंड की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय स्कैलेंड होते थे और बीजेपी के समय स्कीमें बनती हैं। कांग्रेस के समय पॉलिसी बनती थी और बीजेपी के समय में दमदार निर्णायक सरकार चलती है और कांग्रेस का समय ब्लैक स्पॉट था और बीजेपी के समय ब्राइट स्पॉट है। भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने किया। उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालनपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वह भी बन जाएंगे। ये हमको ध्यान आपसे मोदी जी के समय के कार्यों के बारे में चर्चा कर। मैं यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं। लंबी समय से मैं भी राजनीति में, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखे, बहुत से समय देखे। अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने मुसीबत भी देखी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के अकेली पार्टी है। ये अकेली पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा के सदस्य हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, 15 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। हमारे 1385 विधायक हैं, हमारी पार्टी के सैकड़ों मेयर हैं, हमारी पार्टी के हजारों पंचायत के जिलाध्यक्ष हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। इससे हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी है, ये हमारा स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं, सेवा करना, सुशासन चलाना और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मैंने क्या तस्वीर 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आज स्कैम से निकल करके स्कीम पर पहुंच गई। मोदी जी के स्कीम वाले और स्कीम के माध्यम से आते हैं। भ्रष्टाचार से युक्त के साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस। आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार, मोदी सरकार
और इसलिए जो ब्लैक स्पॉट था आज वो भारत क्राइम स्पॉट बन गया, क्राइम स्पॉट। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने पहले बताया कि ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। उसी तरीके से हमारे यहाँ 2022 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लगभग 48.8 बिलियन डॉलर हुआ है, US डॉलर हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुई। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। एड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे आनी है, आनी है पैसे, क्या करें भाई साहब? पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। मेरा इतना ही। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेता 6 महीने के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अब तक हर मोर्चे पर विफल रही है। इस सरकार के 6 महीने सिर्फ नाकामियों के लिए जाने जाएंगे। 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सुक्खू सरकार हिमाचल की जनता के हितों को भूल गई है और सिर्फ जन विरोधी फैसले ले रही है। पूरे प्रदेश में इस सरकार को लेकर निराशा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज तक सरकारें देने का काम करती थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाले लोग पुरानी सुविधाओं को भी छीनने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी कि व्यवस्था परिवर्तन के 6 महीने, और उसमें 6 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश की जनता को क्या तोहफे मिले, किस प्रकार की जनता की आज स्थिति है, इस पर मैं सिर्फ 2-3 बातों को लेकर के अपनी बात कह करके पूरी करूंगा। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आज की स्थिति यह है कि 1000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट आज सरकार के सामने है, और ये परिस्थिति रहती है तो आने वाले समय में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे, ट्रेजरी बंद हो रही है। ये भी पहली बार 6 महीने के इस कार्यकाल में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की एक मिसाल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल बंद, शराब के ठेके खोलने पर जोर दिया है, और एक जगह
ऐसी भी परिस्थिति देखने के लिए आई। आंगनवाड़ी की महिलाओं ने कहा कि आंगनवाड़ी के करीब शराब का ठेका खोला गया, इसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार ने आदेश इस प्रकार से कर दिए कि ठेका तो वही रखा, आंगनवाड़ी को बंद। वहीं इस बीच हिमाचल से एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में 19 जून को कैबिनेट मीटिंग होगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नए भर्ती आयोग पर फैसला हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस कैबिनेट मीटिंग में नौकरियों का पिटारा खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हिमाचल से बता रहे हैं। 19 जून को हिमाचल कैबिनेट की एक अहम मीटिंग होगी। साथ ही आपको बता दें कि नए भर्ती आयोग पर इस कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने निराश्रितों के लिए सुखाश्रय कोष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निराश्रितों के लिए सरकार ने 101 करोड़ का सुखाश्रय फंड स्थापित किया है। सरकार के साथ ही समाज के अन्य वर्ग भी सुखविंदर सरकार की इस योजना में अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं नगर निगम के कांगनाधार से कांग्रेस पार्षद राम रतन वर्मा ने अपना पूरा मानदेय सुखाश्रय कोष में देने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को राम रतन वर्मा नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर महापौर सुरेंद्र चौहान को पत्र लिखकर अपना मानदेय न लेने की बात कही और इस मानदेय को सीधा सुखाश्रय कोष में देने का आग्रह किया। देखिए, मैं आज हमारा सुखाश्रय के मेरा हमारा जो ऑनरेरियम बोलते हैं, जिसका मानदेय कहते हैं, सभी पार्षदों को मेयर डिप्टी मेयर को मिलता है। मैंने भी इसमें अपना पहला मानदेय जो सुखाश्रय में देने की घोषणा की कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो गरीब आदमी, गरीब बच्चा, जिनके बेसहारा बच्चे हैं, उनके प्रति ये योजना चलाई थी। उसी संदर्भ में आज हमारे पार्षद मिस्टर वर्मा जी, जो कांगनाधार से हमारे पार्षद हैं, इन्होंने न केवल 1 महीने का बल्कि इन्होंने पूरे 5 साल का अपना मानदेय जो है सुखाश्रय में देना किया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना से बहुत प्रभावित भी हैं और हम सभी लोग इससे बहुत प्रभावित भी हैं। मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो सुखाश्रय जो योजना चलाई है, इससे प्रभावित होकर और हमारे जो मेयर साहब हैं सुरेंद्र चौहान जी, इनकी जो नीतियां थी, इनका जो जनता के प्रति सेवा थी, उनसे सबसे प्रभावित होकर मैंने जो अपना जो मेरा मानदेय बनेगा, हर महीने का जो मानदेय होगा, 5 साल का मानदेय होगा, लगभग आज की डेट के हिसाब से ये 4,25,000 बनता है। मैं ये सारे का सारा मानदेय सुखाश्रय योजना को, सुखाश्रय जो योजना कोष है, उसमें देने के लिए मैंने मेयर साहब को पत्र लिख दिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने पत्र लिख दिया है कि मेरा मानदेय जो है तो मैं 5 साल जब तक पार्षद रहूँगा तब तक 1 रुपया नहीं लूँगा। सारे के सारा मेरा मानदेय होगा वो सुखाश्रय जो कोष होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलाया है, उसमें देने के लिए मैंने पत्र दे दिया है। दूसरे, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये योजना चली है, ये ऑर्फन और डिसेबल्ड और चिल्ड्रन की सहायता के लिए चली है। तो हमारा समाज में एक दायित्व बनता है कि जो सारे लोग हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट अगर सब लोग करेंगे तो उनकी जो जिनके मुश्किल होती है बच्चों को आगे पालने के लिए, तो उनमें ये हमारा पैसा अगर लग जाएगा तो हमारा जो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो निभाने को सब आदमी अगर तैयार होंगे तो। जिला सिरमौर के जिलाधीश से आज जन संघर्ष समिति का शिष्टमंडल मिला, जहां विस्थापितों की आपत्ति आवेदन करने की तिथि को बढ़ाए जाने के संदर्भ में श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान के नेतृत्व में जिलाधीश जिला सिरमौर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रेस सचिव योगेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा सहित गणमान्य मौजूद रहे। रेणुका बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले गांव विस्थापित किसानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा कर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जिलाधीश द्वारा जन संघर्ष समिति के शिष्टमंडल की ध्यानपूर्वक समस्याओं को सुना। मैंने भी देखा कि रेणुका जी बांध परियोजना के जो प्रतिनिधि मंडल में से भी मिला है, यहाँ पे विस्थापित जो लोग हैं,
हमने ऑलरेडी इसमें एक नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसके हिसाब से इन केस अगर कोई लोग छूट गए हैं या कोई क्लेमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपरली असेस नहीं हुई है कि उनकी लैंड कितनी एक्वायर हुई है, हाउसलेस हुए हैं नहीं हुए हैं, तो उसके लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसमें हमने 2 लोग परियोजना वालों की तरफ से और एक हमारे तहसीलदार हैं। तो 1 महीने की अवधि हमने इनको दी है अपने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। तो उस दौरान हमारी तो ये कोशिश थी कि हम प्रॉपरली इसको पब्लिसाइज कर लें, ताकि जितने भी अफेक्टेड हैं उन लोगों को पता चल जाए। तो जो इन्होंने अभी मुझसे एक रिक्वेस्ट की है, तो मैं इसको लीगली देख लेता हूँ। अगर इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी होगी तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो सर्वोपरि इंटरेस्ट है वो इनका बांध विस्थापित लोगों का है। एक्ट में प्रोविज़न होगा उसके हिसाब से ही होगा। जो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स हैं उनको ही कंपनसेशन मिलता है। तो इसमें और कोई इशू नहीं है, जो उसमें एक्चुअल को ओनर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा। एक शिष्टमंडल जिलाधीश महोदय से मिला। हमने जिलाधीश महोदय से अपील की है कि जो अभी इन्होंने मेन पीएफ की सूची जारी की थी, उसमें आपत्ति और दावे पेश करने के लिए 1 माह का समय दिया था, जो 14 जून 2023 को समाप्त हो रहा है। तो हमने महोदय से प्रार्थना की है कि इस समय को कम से कम 2 महीने और बढ़ाया जाए, ताकि सभी विस्थापित अपने दावे पेश कर सकें, क्योंकि अभी तक विस्थापितों को ये पता ही नहीं चला है कि भी वो कब तक दावे पेश कर सकते हैं, किस टाइप से दावे पेश कर सकते हैं। और ना ही अभी तक पंचायतों में, बहुत सी पंचायतों में ये सूची पहुंची नहीं है, ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके। तो हमने महोदय से बहुत शिष्टमंडल जो मिला है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि वो कम से कम 2 माह तक इसको बढ़ाया जाए समय। महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी लीगली इसमें संभव होगा वो किया जाएगा। आज हम महोदय से मिलने के लिए कुछ टाइम निकाला था, मिले। महोदय जी ने हमें जो डेट एक्सपेक्ट करने के टाइम दिया, उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट किया। और जैसा कि डैम प्रोजेक्ट वाले ने जो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन दी है, वो हमारे लिए 2 हफ्ते का भी, 1 हफ्ते 2-3 दिन से पहले हमारे को चीज़ मिली है। हमारी पूरी पंचायत को इस विषय में किसी को भी ये पता नहीं है कि किस विषय में हमारे को इंटीमेट किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और डैम प्रोजेक्ट वाले से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कुछ अच्छा सुझाव दें, और जो भी उनका इंटीमेट करने का टाइम होता है वो टाइमली हमें इंटीमेट करें। थैंक यू। बांध विस्थापित जो लोग हैं ना, HPCL ने अभी तक किसी को भी क्या बोलते, जो इन्होंने हमें बिल दिया था, बिल के अलावा कुछ नहीं दिया। अब लोगों को पता ही नहीं है कि उसको घर का कितना मुआवजा मिला है, ज़मीन का कितना इसको मुआवजा मिला है, जो उसका पेड़ पौधों का क्या मूल्य इसमें मिला हुआ है। हमने जिला महोदय से अनुरोध किया है कि हमें ये पहले बिल दें। बिल देने के बाद तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या आपत्तियाँ दायर करनी है। कि हम जिलाधीश महोदय का ये बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने जो हमें ये लिस्ट प्रकाशित की है, और पहली बार लोगों को पता लग रहा है कि भाई किसकी ज़मीन डूब रही है, किसकी नहीं डूब रही है, कौन कौन विस्थापित, कौन अर्थविस्थापित। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है, जिस कारण युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है और आए दिन नवयुवक पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ताजा मामला बद्दी थाना के अंतर्गत पड़ते गांव सराज माजरा का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार SIU टीम को सूचना मिली थी कि सराज माजरा में 2 युवक चिट्टा बेचने का काम करते हैं, जिस पर बद्दी पुलिस की SIU टीम ने दोनों युवकों की तलाशी ली। तो तलाशी के दौरान युवकों के पास से एक बैग से 7 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। SIU की टीम स्वराज माजरा के पास गश्त पर थी, तो उनको गुप्त सूचना मिली कि एक लड़का जोगल सिंह जो अमृतसर का रहने वाला, और अमित कुमार जो हिमाचल प्रदेश मंडी का रहने वाला है, वो जहाँ चिट्टा बेचने का धंधा करते हैं। तो इस सूचना के आधार पर उन्होंने टीम के सहित बताई जगह पर उनको जब रोक कर काबू करके चेक किया, तो वहाँ वो बैठे हुए थे एक शराब के ठेके के नज़दीक। एक अपने आगे एक काले रंग का कमर पर्स रखा हुआ था, इसकी सर्च की तो उसमें से 7.63 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ।
जो दोनों युवकों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला थाना बद्दी में दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों आरोपियों को जेएमआईसी कोर्ट नालागढ़ में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड आगामी तफ्तीश। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।